बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। लेक्चर 1A के अंदर हम लोगों ने डिटेल्स पढ़ी थी, इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनकी हमने डिटेल पढ़ी थी, और जो थेरीज़ हैं वो हमने 1B के लिए रखी थी। तो इस लेक्चर यानी कि 1B में हम लोग थेरीज़ को पढ़ेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बिग बैंग और बिग बाउंस थेरी को हम लोगों ने कवर किया था, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर दोबारा से एक दफ़ा हम उनको टच ज़रूर करेंगे। और ये कुछ मॉडल्स हैं, इंशाल्लाह इनको भी हम जो है वो ज़रूर देखेंगे। बिग बैंग थेरी। बिग बैंग जो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट या कुछ डेफिनेशंस जो हैं, कुछ बुक्स मैंने देखी हैं, कुछ इंटरनेट सोर्सेज से मैंने ये डेफिनेशंस आपके लिए स्लाइड में डाली हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली पढ़ें, लेकिन ओवरव्यू में आपको बता देती हूँ कि जो बिग बैंग थेरी होती है वो बेसिकली जिस तरीके से एक ये सिंगल पॉइंट है, आप इसको सिंगुलैरिटी कह सकते हैं। कोई भी छोटा सा पॉइंट या जो ब्लैक होल का जो जो दरमियान होता है उसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बिग बैंग थ्योरी का ये है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल था, उसमें एक छोटा सा पॉइंट था, उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। वो सिंगुलैरिटी के अंदर सारी जो थी जो दुनिया जितनी भी यूनिवर्स थी वो बेसिकली छोटी से नुक्ते में वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में थी, और एक छोटा सा जो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ। धमाका बिग बैंग जो था बेसिकली धमाका नहीं है, इसको आप कह सकते हैं कि स्प्रेड हो गया सारा कुछ, एक चीज़ से बाहर निकलना, धमाके से फटना नहीं, लेकिन एक चीज़ को स्कैटर्ड हो जाना, एक चीज़ बिखर जाना। तो बेसिकली इस तरीके से वो बिखर गया था। एक नुक्ता जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, ये सुई के दाने से भी छोटा था। सुई के जो टिप होती है, नोक होता है, ये उससे भी छोटा था, और बहुत सारा ट्रिलियंस के हिसाब से जो मादा था बेसिकली वो उसमें भरा हुआ था। और जैसे जैसे ये स्ट्रेच हुआ, आप कुछ नैनो और माइक्रो सेकेंड्स जो हैं ये स्ट्रेच होता रहा, और कई बिलियन किलोमीटर तक ये दुनिया फैल गई। द बिग बैंग इज़ हाउ astronomers explain the way the universe began. It is the idea that the universe began as just a single point that expanded and stretched to grow as large as it is right now. और अभी जो है still जो है and it could still be stretching. अभी ये जो है ये दोबारा से अभी भी स्ट्रेच हो रही है, ये स्ट्रेच हुई थी, है और हो रही है। 1927 में जॉर्ज लेमेथ्रे ने जो है इसका जो आइडिया दिया था, बेसिकली ये जो थे ये कैथोलिक प्रीस्ट थे चर्च के अंदर। इन्होंने बताया था कि जो एक छोटे से पॉइंट से दुनिया जो है वो निकल के बाहर आई है और ये बढ़ रही है, और बेसिकली सिंगुलैरिटी का आइडिया उन्होंने दिया था। उसके बाद और उन्होंने ये भी कहा था कि आगे भी ये जो है कीप ऑन स्ट्रेचिंग, यानी कि आगे भी बढ़ती रहेगी दुनिया। उनके जो है 2 साल के बाद जो एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम एडविन हबल, ये नाम काफ़ी लोगों ने सुना हुआ होगा, हबल टेलीस्कोप भी है। तो एडविन हबल जो थे उन्होंने नोटिस किया गैलेक्सी से कि गैलेक्सी जो है वो काफ़ी दूर दूर एक दूसरे से जा रही हैं, और जितना दूर गैलेक्सी होती है उतना ज़्यादा तेज़ मूव करती है। उन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया था। पार्टिकल्स थे, ठीक है, और वो पार्टिकल्स जो हैं जो आपस में मिल गए थे, तो उन्होंने एटम्स बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा एटम्स जो थे उन्होंने मिल करके जो जितने भी हम आज तारे देखते हैं या गैलेक्सीज देखते हैं, जितने भी एस्ट्रॉइड्स देखते हैं, कॉमेट्स, मीटरॉइड्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, जो न्यूबुला, डस्ट, जितना भी है ये सारा जो है ये एटम से बना था। जब पहले यूनिवर्स सिंगुलैरिटीज़ बाहर आई थी तो वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एक आप समझ लें कोई उसकी शेप नहीं थी, लेकिन काफ़ी अर्से के बिलियन ईयर्स गुजरने के बाद, करोड़ों साल गुजरने के बाद एटम्स बने। एटम्स ने फिर चीज़ों को जो है प्रॉपर शेप देना शुरू कर दी। हम लोगों ने उसको क्वांटम टाइम और उसके बाद प्लैंक्स टाइम, उसके बाद जो पहला जो लाइट फ्लेयर आया था, क्योंकि ये सारी जो जगहें थी उस टाइम ये डार्क एजेस बोल सकते हैं आप इनको, ओपेक एरा भी बोल सकते हैं। और ये जो थी आफ्टर ग्लो पहली लाइट थी, जो कि 4 लाख साल के बाद पहली लाइट का जो फ्लेयर निकला था ये वो था। उससे पहले दुनिया बिल्कुल तारीक थी। उसके बाद जो पहला सितारा बना वो 400 मिलियन ईयर्स के बाद बना था, 400 मिलियन ईयर्स के बाद आपका पहला पहला सितारा बना था। उसके बाद यहाँ इस जगह पे आके इस जगह के ऊपर जो है वो आ करके जो कोलिजन थी वो कम हो गई थी, यूनिवर्स ठंडी हो रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो चीज़ें जो बाकायदा तौर पे शेप लेना शुरू हो गई, और उसके बाद हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्पेस है एक सितारे से दूसरी या गैलेक्सी से दूसरी तो काफ़ी ज़्यादा है बनस्बत यहाँ कोलिजन ज़्यादा थी, यहाँ कोलिजन्स कम हो गई। तो अगर देखा जाए तो अगर आप ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टाइम जो है और बेसिकली जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। जो टोटल टाइम स्पैम जो एस्ट्रोनॉमर्स देखते हैं वो 13.7 बिलियन ईयर्स, कुछ 8 कहते हैं, और राउंड कर लें तो 14 बिलियन ईयर्स हमारी दुनिया का जो टोटल टाइम है वो इतना हो चुका है। बिग बाउंस जो थेरी है ये बिल्कुल जो है वो बिग बैंग से थोड़ी सी डिफरेंट है।
ये जो थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड करती है और फिर एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, तो अगर आपको याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी 8 की। तो यूनिवर्स जो है यहाँ से ये धमाका होता है, यहाँ से यूनिवर्स वजूद में आती है और एक धमाका जिसको बिग क्रंच कहते हैं उसे ये उस जो है जगह पे जाके ख़त्म हो जाती है। फिर एक अगेन एक एक एक्सप्लोजन होती है, फिर वहाँ से बाहर निकलती है और फिर इस तरीके से ये साइकिल जो चलती रहती है, इसको हम लोग जो है वो साइकिलिक थ्योरी से तशबीह भी दे सकते हैं, उससे भी मिला सकते हैं और ऑसिलेटिंग थ्योरी से भी, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में ज़रूर बात करूँगी। बिग बैंग और जो है ऑसिलेटिंग का थोड़ा सा कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा। बिग बैंग जो थ्योरी है वो यही कहती है कि एक साइज़ श्रिंक करती है लेकिन सर्टन साइज़ तक श्रिंक करती है, वो सिंगुलैरिटी में नहीं जाती। जबकि बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि हर चीज़ एक छोटे सिंगुलैरिटी यानी कि सिंगल पॉइंट से शुरू हुई थी और वो जो है वो बढ़ी जा रही है और वो अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसका कि वो वाकई एक छोटे सिंगुलैरिटी पॉइंट में वापस आएगी। जबकि बिग बाउंस थ्योरी ये कहती है कि एक वो छोटे पॉइंट तक, एक हद तक, एक साइज़ तक कॉन्ट्रैक्ट करके वो वापस आएगी। और ये जो है साइकिल जो है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशंस का, ये ट्रिलियन ईयर्स के बाद वो अपना दोबारा रिपीट करती है। बाकी ये कुछ डेफिनेशंस हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर इनको देखें। इसके लिए कुछ पिक्चर है कि यहाँ से इसकी इख्तिताम होता है, यहाँ से दोबारा से शुरू होती है, ये एक बड़े लेवल पे जाती है, फिर इसका जो है वो एक छोटे लेवल पे आके कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर इसकी एक्सपेंशन होती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है, अगेन एक्सपेंशन होती है और ये साइकिल फिर चलता रहता है। ये न जाने पता नहीं कितने ट्रिलियन सालों से ये साइकिल्स चल रहे हैं। हीलियोसेंट्रिक जो मॉडल है या थेरी है, इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि आपका जो सूरज है इसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, जितने भी अर्थ है या छोटे प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द मूव या रिवॉल्व या ऑर्बिट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, heliocentrism is the model in which the earth and the planets revolve around the sun at the center of the solar system। कि अर्थ सन के इर्द गिर्द वो सारे प्लैनेट्स जो हैं वो चक्कर पूरा करते हैं, वो चक्कर काटते हैं, ऑर्बिट करते हैं उस चीज़ को। 1543 में भी कॉपरनिकस ने बताया था कि जो है हमारा सूरज वो दरमियान में है और वो सारे जो हैं वो प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। जो कैथोलिक प्रीस्ट या चर्च के प्रीस्ट थे उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से ये थेरी जो है कई सालों के बाद जाके शाया हुई थी। आप समझ लें कि एक सेंचुरी, जिस तरीके से 100 सालों से ऊपर के अरसे के बाद ये थेरी जाके बाकायदा तौर पे एक्सेप्ट हुई थी, शाया हुई थी। अब गलीलियो जो था एक दूसरा साइंसदान था, उसको भी पता था कि जो है कॉपरनिकस जो है इसका आइडिया सही है, लेकिन अगेन वो उस चीज़ को सपोर्ट खुलेआम नहीं कर सकता था। गैलीलियो ने भी उसको पता चल गया कि कॉपरनिकस का जो आइडिया है, जो ये थेरी दे रहा है वो बेहतरीन है और सही है, क्योंकि उसने ऑब्ज़र्व किया था टेलीस्कोप से, अपनी टेलीस्कोप से, कि वीनस जो है वो इसी तरीके से जो है अपने जो फेजेस हैं चेंज करता है जिस तरीके से हमारा चांद चेंज करता है। चांद भी जो है वो सूरज, जब आपको पता है कि सूरज की जहाँ रोशनी पड़ती है वहाँ से वो दिखता है और जहाँ नहीं पड़ती वहाँ से वो नहीं दिखता। तो इसी तरीके से वीनस भी जो था अपना वो चेंज करता है, इस तरीके से अपने फेजेस चेंज करता है, फेजेस डिफरेंट फेजेस से वो होके जाता है। तो इस तरीके से ये इसको पता चला कि वाकई जो है हमारा अर्थ है वो सेंटर नहीं है, जबकि हमारा जो सन है वो सेंटर है, उसके इर्द सारे प्लैनेट्स जो हैं रिवॉल्व करते हैं। गलीलियो को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी और ये जो थेरी है वो बैन कर दी गई थी और उसके बाद जो उसको मना कर दिया था कि इस तरह की कोई भी टीचिंग्स मत करो और इस तरह की किसी चीज़ को, किसी थेरी को डिफेंड मत करो, किसी आइडिया को डिफेंड ना करो। और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इसकी जो कॉपरनिकस है इसकी डेथ के बाद ये थेरी बाकायदा तौर पर शाया हुई थी। एक पूरी सेंचुरी के उससे ज़्यादा इसने जो है टाइम पीरियड ले लिया था इसको बाकायदा तौर पर लोगों ने एक्सेप्ट करने को बेसिकली। बाकी कुछ हैं डेफिनेशंस, आप पढ़ सकते हैं। ये जो है हमारा सूरज है, ये अगर हम लोग देखें तो ये बेहतर तरीके से आपको डायग्राम से समझ आएगा। सूरज दरमियान में है और इसके इर्द गिर्द सारे जो हैं वो प्लैनेट्स वो चक्कर अपना पूरा करते हैं या ऑर्बिट करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। तो यही वो थेरी है, इसके अलावा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है। जियोसेंट्रिक थेरी या मॉडल, जियोसेंट्रिक में अगर हम इसको ज्यूम करें, ये हमारी अर्थ है और इसके इर्द गिर्द जो है फॉर एग्जांपल सन है या डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, वो इसके इर्द गिर्द मूव करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, इवॉल्व करते हैं। जियोसेंट्रिज्म में यही सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो एक आपको समझने की ज़रूरत है। अगर यहाँ देखें तो यही है जियोसेंट्रिक मॉडल, द सन, मून एंड स्टार्स एंड ऑल द प्लैनेट्स ऑर्बिट अर्थ।
इसी सारे जुमले में इस चीज़ का निचोड़ है। ये देखें, अगर इस मॉडल में बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि अर्थ जो है वो मिडल में है और इसके इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के समेत वो हमें अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। अगर आप कंपैरिजन देखें तो जियो सेंट्रिक और हेलियो सेंट्रिक में आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन बेहतर तरीके से समझ आ सकेगा। जियो सेंट्रिक के अंदर अर्थ हमारा मिडल में होता है, सारी चीज़ें ऑर्बिट करती हैं अर्थ को, जबकि हेलियो सेंट्रिक में हमारा सूरज दरमियान में होता है और सारी चीज़ें ऑर्बिट करती हैं सूरज को। थेरी ऑफ रिलेटिविटी ये आइंस्टाइन ने दी थी और ये दो तकरीबन थेरीज़ हैं, एक स्पेशल रिलेटिविटी की है और एक आपकी आती है जनरल रिलेटिविटी। अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर एक मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इसमें, हम लोग दोनों को है थोड़ा थोड़ा टच ज़रूर करेंगे। ये तकरीबन 1905 में उसके 10 साल के बाद आई थी जनरल की थेरी, तकरीबन 1915 या 10 साल का टाइम पीरियड है उसमें आई थी जनरल रिलेटिविटी। अगर मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो ट्रेन है और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अब वो जब दोनों आपस में मूव करना शुरू करेंगी तो मैं एक दफ़ा सोचूंगी कि मेरी ट्रेन मूव कर रही है या ये वाली ट्रेन मूव कर रही है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये जब मेरी ट्रेन मूव करना शुरू करेगी, ये पे थोड़ी सी आगे मूव कर जाएगी तो मुझे अंदाज़ा होगा जो बाहर के छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको देखने के बाद कि वाकई मेरी जो ट्रेन है वो आगे मूव कर चुकी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ इस जगह पे और ये सामने ट्रेन है। अब ट्रेन जो है वो चलने लगी है या हम लोग उसको चलते हुए देख रहे हैं। अभी अगर वो मूव करेगी तो 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो मूव करना शुरू किया है, या अगर वो जा रही है तो वो एज्यूम कर लें 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और मैं इधर खड़ी होकर ट्रेन देख रही हूँ और उस ट्रेन में मेरी एक जो है वो एक दोस्त बैठी हुई है जिसको मैं चलते हुए देख रही हूँ। तो क्या जो ट्रेन की स्पीड है, मैं तो जो हूँ वो बिल्कुल स्टेशनरी हूँ, लेकिन जो मैं अपना ट्रेन को देख रही हूँ, अपनी दोस्त को देख रही हूँ, वो दोनों चीज़ें 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मूव कर रही हैं। और इसी तरीके से अगर वो बाहर देखेगी, मुझे देखेगी, तो उसको मैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रिलेटिव ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी होगा, तो मेरी जो स्पीड है वो इस टाइम ज़ीरो है। या आइंस्टाइन बताता था कि जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको चीज़ें डिफरेंट तरीके से नज़र आती हैं जो मूव कर रहे होते हैं। स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उनको डिफरेंट नज़र आती हैं और जो मूव कर रहे होते हैं उनको डिफरेंट नज़र आती हैं। बस यही चीज़ जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो आइंस्टाइन देना चाह रहा था। Einstein began to think about how moving observers see events differently from the stationary observers. थेरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी या इसको जनरल रिलेटिविटी की थेरी भी बोल सकते हैं आइंस्टाइन के। ये जो है ये स्पेशल के बाद, तकरीबन स्पेशल रिलेटिविटी थेरी के 10 साल के बाद ये थेरी जो है वो शाया हुई थी या बाहर आई थी। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, मैं अब एक और छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ कि स्पेस और टाइम ये दोनों डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, जबकि ये बिल्कुल स्पेस टाइम एक ही चीज़ है। आइंस्टाइन ने यही कहा था कि स्पेस टाइम जो है वो बिल्कुल एक ही चीज़ है, वो कंबाइंड है। स्पेस को अगर हमने मैयर करना हो किसी चीज़ को तो हम लोग उसकी लेंथ देखते हैं, विड्थ देखते हैं, ब्रेथ देखते हैं। उसका साइज़ देखने के लिए तो हम लोग ये तीनों चारों चीज़ें यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट से ये मैयर करते हैं। तो आपकी हो जाती है 3 डायमेंशनल चीज़ें। लेकिन टाइम को इस 3 डायमेंशनल में अगर हम लोग टाइम को डाल दें, टाइम को डाल देते हैं हम इसके अंदर, तो वो 4th डायमेंशन में हो जाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेस टाइम। स्पेस टाइम जो है वो एक ही टर्म है, वो अलग-अलग टर्म नहीं है। अब मान लेते हैं कि एक चादर के ऊपर अगर हम लोग एक बॉल रखते हैं तो क्या वो चादर को नीचे करेगा? तो डेफिनेटली वो चादर के नीचे एक गड्ढा बना देगा, एक पिट बना देगा, ठीक है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी बनाएगा, लेकिन वो थोड़ा छोटा बनाएगा, उसका जो गड्ढा होगा वो थोड़ा छोटा होगा। आप यही समझ लें, ये हमारी अर्थ है और ये मून है। जो स्पेस है वो 3 डायमेंशनल है, या 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम जो 4 डायमेंशनल है। लेकिन हमारी स्पेस भी अगर आप देखें तो वो भी एक वोवन फैब्रिक की तरह है, जिसके अंदर अगर हम कुछ डाल देते हैं तो वो एक नीचे गड्ढा बना देता है। और जो गड्ढे वाली जगह होती है, डेफिनेटली जो दूसरा एक छोटा पेबल या कोई दूसरा पत्थर हम रखते हैं या बॉल रखते हैं तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो उसकी तरफ खींचता है या खिंचाव आता है। तो यही बात है कि जो अर्थ है इसके इर्द गिर्द जो है वो मून रिवॉल्व करता है या ऑर्बिट करता है। और अर्थ जो है वो इससे भी बड़ा अगर हम कोई चीज़ मान लेते हैं तो वो मान लेते हैं सन को मान लेते हैं। तो उसकी भी जो वॉर्प्ड स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, वो एक ज़्यादा जो है वो एरिया, उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी बनिस्बत वो एक ज़्यादा जो है वो गड्ढा बनाएगा, ज़्यादा वो नीचे करेगा जो है वो उस कपड़े को।
तो वो जो बड़ा पत्थर है उसकी उसकी तरफ छोटा पत्थर खींचेगा और सबसे छोटा पत्थर इसकी तरफ खींचेगा जो इससे इसके करीब है। तो आप ये समझ लीजिए हमारा सन है, ये अर्थ है और ये मून है। टू डिफरेंट थेरीज के लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ट्रेवल जो लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं करती। अब फॉर एग्जांपल अब इसमें जो गड़ा है ज़्यादा है, इसका गड़ा कम है, इसका गड़ा और कम है, तो लाइट भी इसी तरीके से ट्रेवल करेगी, लाइट जो है वो यहाँ बेंड कर जाएगी आके। अब जो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन बकौल अगर आइंस्टाइन को ना देखें तो बकौल डिफरेंट साइंटिस्ट जो टाइम है वो एब्सोलूट है, जबकि आइंस्टाइन कहता था टाइम जो है वो एब्सोलूट नहीं है, टाइम रिलेटिव होता है। एब्सोलूट ये होता है कि जब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ, यहाँ दुनिया में 5 घंटे बीते हैं या 6 घंटे बीते हैं या गुजरे हैं, तो स्पेस में भी वही, अगर यहाँ शाम हो रही है तो क्या स्पेस में भी शाम हो रही है, यहाँ 6 घंटे गुजरे हैं तो स्पेस में भी 6 घंटे गुजरे होंगे, वीनस पे भी 6 घंटे गुजरे होंगे, मार्स पे भी 6 घंटे गुजरे होंगे। तो ये होता है एब्सोलूट टाइम। जबकि आइंस्टाइन कहता था कि टाइम रिलेटिव होता है, हर जगह का टाइम डिफरेंट है। यहाँ 6 घंटे गुजरे हैं, मे बी मार्स पे 20 घंटे गुजर गए हों, मे बी ब्लैक होल में 1 घंटा भी ना गुजरा हो, तो डिपेंड करता है। तो ये टाइम हर जगह का रिलेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल या कोई और एक्स प्लानट है जिसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, अब ग्रेविटी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है कि वहाँ टाइम बहुत स्लो मूव करता है, वहाँ टाइम जो है वो स्लो हो जाता है। अब दुनिया की ग्रेविटी से ज़्यादा इस प्लानट की ग्रेविटी है, तो दुनिया से ज़्यादा कम जो है वो टाइम बीतेगा वो इस प्लानट पे। दुनिया में हो सकता है 6 घंटे बीत गए हों तो यहाँ 1 घंटा भी ना गुजरा हो। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर लाइट जो है वो एक स्पीड में ट्रैवल कर रही है, लाइट की स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पे होती है, तो अगर वो एक स्पीड पे ट्रैवल कर रही है और लाइट की जो स्पीड है उसके करीब तरीन जो स्पीड हो किसी की चीज़ की हो जाती है, उसकी आधी भी हो जाती है, तो उसका जो टाइम है वो टाइम कम गुजरेगा। जितनी स्पीड में आप जाएंगे उसका टाइम कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दो लोगों की एग्जांपल देते हैं, एक सना है और एक जो है वो उसकी बहन है आमिना है या जो भी है, तो वो क्या होता है कि वो दोनों इस टाइम दुनिया में मौजूद हैं, वो दोनों ट्विन्स हैं। अब एक का मिशन आता है स्पेस में, वो स्पेस में चली जाती है, और एक जो है वो इस टाइम काम कर रही है दुनिया पे। अब जो स्पेस वाली है, अब फॉर एग्जांपल वो एक शटल में बैठ गई है या किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठी है और वो बहुत तेज़ी से जा रही है। आप समझ लें कि वो लाइट के लाइट के तेज़ तो नहीं जा रही, लेकिन उससे थोड़ा कम जा रही है, लेकिन वो दुनिया के टाइम से कहीं ज़्यादा तेज़ जा रही है इस टाइम। और जब वो अपना अरसा 2-3 महीने गुजारने के बाद वो वापस दुनिया पे आएगी, वो देखेगी कि उसकी बहन जो है वो उस टाइम, क्योंकि अगर उसको हम लोग कंसिडर करें, वो जो आमिना है वो कंसिडर करें कि वो स्पेस में गई थी, उसकी जो उम्र थी वो 20 साल थी, और जब वो वापस आई उसकी जो बहन की उम्र थी वो 40 साल हो चुकी थी। क्योंकि जितना तेज़ी से आप ट्रैवल करते हैं उतना जो है वो टाइम स्लो हो जाता है। अब वो जितनी तेज़ी से ट्रैवल करके वापस आती है अपना अरसा पूरा करने के बाद, तो चीज़ें उसको कई 20 साल ज़्यादा, हालांकि वो 3 से 4 महीने या 2 महीने गुजार के आई है, तो चीज़ें सालों पे कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसी सारे फिनोमेना को बोलते हैं टाइम डायलेशन। अगर मान लें फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जो है वो लाइट की स्पीड से मूव करना शुरू कर दे तो टाइम वहाँ रुक जाता है। अगर कोई भी चीज़ टाइम की लाइट की स्पीड से मूव करेगी तो टाइम रुक जाएगा, और उससे थोड़ा कम मूव करेगी तो टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा। और स्पेस न टाइम के बगैर एग्जिस्ट करेगी और ना टाइम स्पेस के बगैर एग्जिस्ट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल इसको छोटी सी एग्जांपल्स देते हैं, अगर आप किसी किसी बंदे से मिलने जा रही हैं, तो क्या होता है, क्या आप उस बंदे को बताएंगी, आप उसे ये कहेंगी कि आप फ़लानी जगह पे फ़लाने टाइम आ जाएं, आप ये नहीं कहेंगी कि आप इस टाइम आ जाएं। आप टाइम बता रही हैं, आप स्पेस नहीं बता रही। और फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेस बता रही हैं, आप टाइम नहीं बता रही, तो क्या ये दोनों चीज़ें आपस में जो है वो रिलेट करेंगी? क्या ये चीज़ें जो हैं वो साथ चल पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये तभी स्पेस और टाइम दोनों चीज़ें आपस में मिली जुली हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। ना स्पेस टाइम के बगैर कुछ है, ना टाइम स्पेस के बगैर कुछ है।
वॉर्प्ड स्पेस जो है हम इस तरीके से मेजर करते हैं, जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ज़्यादा नीचे कर्व बनाएगा, और हमें जो ऊपर से लाइट जाएगी वो बेंड हो जाएगी, वो उसको मेजर करने में आसानी होगी। इसी तरीके से हम लोग जो है वॉर्प स्पेस को मेजर करते हैं। अब वॉर्प टाइम को किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, मान लें अब इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक जो छोटी सी घड़ी है वो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रखी, एक दुनिया के ऊपर रखी। अब दुनिया की ग्रेविटी क्योंकि ज़्यादा होती है तो टाइम स्लो चलता है, और स्पेस की जो ग्रेविटी है वहाँ बिल्कुल ग्रेविटी नहीं होती, तो टाइम वहाँ तेज़ी से मूव करता है। अब क्या हुआ कि जो टाइम था उसमें नैनो सेकेंड्स का फ़र्क आ गया जब उन दोनों क्लॉक्स को आपस में मिलाया। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्लॉक रखते हैं ज़मीन के ऊपर, दूसरी क्लॉक हम लोग बिल्डिंग के टॉप पे या टॉप फ्लोर पे रख देते हैं, छत पे रखते हैं, तो देखेंगे आप बहुत माइन्यूट सा फ़र्क आया होगा। तो डेफिनेटली इसी तरीके से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें भी जो घड़ियाँ होती हैं उनको डेली बेसिस पे मिलाया जाता है। GPS सिस्टम्स और जो सिस्टम्स हैं वो काम कर रहे हैं इस टाइम, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना जो फंक्शन वो बेहतर तरीके से कर सकें। बात करी थी जो वॉप स्पेस की या आप स्पेस टाइम की, तो आप इस तरह इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जो फैब्रिक है आप इसको वॉप स्पेस समझ लें, और जितना ही ज़्यादा मास होगा, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम सन समझते हैं, एज्यूम करते हैं इसको सन, तो जितना ज़्यादा इसका मास होगा उतना ज़्यादा ये नीचे की तरफ गड्ढा बनाएगा स्पेस में, जो नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो डेफिनेटली उसका मास इतना ज़्यादा होता है कि वो नीचे की तरफ झुक जाता है। अब यहाँ देखें, यहाँ सन अगर इसको एज्यूम करते हैं और ये छोटे प्लैनेट्स हैं, ये मर्करी आप कर लें, ये वीनस कर लें, ये अर्थ कर लें, तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है, डेफिनेट बात है कि जितना ज़्यादा उसका मास होगा वो उतना ज़्यादा नीचे ढलका होगा, और उसके करीब तरीन जो प्लैनेट्स होंगे वो उसकी तरफ उसका खिंचाव ज़्यादा होगा। वो भी एक छोटी सी स्पेस ज़रूर बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट की तरह, लेकिन उनका जो खिंचाव होगा वो सूरज की तरफ होगा। अब इसी तरीके से जो दुनिया है, आप इसको दुनिया एज्यूम कर लें, इस तरीके से जो चाँद है इसका जो झुकाव है वो अर्थ की तरफ है, ठीक है। अब इस पिक्चर के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये जो है ये सूरज है, और यहाँ भी अगर ये सूरज है तो इसका मास जो है ना वो ज़्यादा है। ये सूरज जो ये, अब ये देखें मैं वॉप स्पेस की जो बात कर रही हूँ, ये जितना ज़्यादा इसका मास होगा उतना ज़्यादा ये नीचे कर्व बनाएगा, वॉप स्पेस बनाएगा, जिसकी वजह से लाइट जो होगी वो भी यहाँ आके बेंड कर जाएगी, वो इस तरीके से बेंड कर जाएगी। उस तरीके से जितना ज़्यादा मास होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सूरज से भी बड़ा स्टार लेते हैं, उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो आप देखें कि पूरी टनल नीचे तक बनाई हुई है। तो इसी तरीके से जब ये जो है टूट जाता है, जो बहुत बड़े सितारे हैं, उसी तरीके से ब्लैक होल्स भी बन जाते हैं, और ब्लैक होल्स में जो लाइट चली जाती है, लाइट फिर इस तरीके से ब्लैक होल के अंदर ट्रैवल कर जाती है, और ऊपर से तो वो बाहर तो वो डार्क होता है, अंदर बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो अगर आप इस तरह इसको देखें अर्थ को, तो ये भी आप देखें, ये जो है मैश है, आपसे अंदाज़ा हो रहा होगा, जो मैं कपड़े पे बॉल्स की बात करी थी कि अर्थ ने नीचे एक स्पेस बनाया हुआ है, गड्ढा बनाया हुआ है, और जो चांद है वो उसकी तरफ जो है खिंचाव उसका ज़्यादा है अर्थ की तरफ। तो आई गेस इस इलस्ट्रेशन से आपको एक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्रिएशन थ्योरी बेसिकली कुछ भी नहीं है, बल्कि बिब्लिकल कुछ भी जो एक नॉलेज है, जो ये मैंने आप समझ लें स्क्रिप्चर है जिससे मैंने ये छोटा सा पार्ट लिया है। तो ये वही कहता है कि ये बिलीफ है यूरोपियंस का, जो बाइबल पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस हैं, और इनफैक्ट जो भी क्रिएटर पे बिलीफ रखते हैं, तो ये बेसिकली क्रिएशन थ्योरी वो कहती है कि जो हमारी यूनिवर्स है बेसिकली वो क्रिएटर ने बनाई है। तो हमारा भी यही बिलीफ है कि जो दुनिया है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, और इसी तरीके से वो जो है वो दुनिया का रूह जाएगा, इसी तरीके से सवाल होगा रिगार्डिंग बेसिकली ये रिलीजियस उसके ऊपर बेस करती है। तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो ये दो मैंने डेफिनेशंस आपके लिए डाल दिए हैं, तो आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आने में मदद देंगी। बेसिकली स्टडी स्टेट थ्योरी जो है वो बात करती है कि जो भी चीज़ इस जो है कायनात में है, यूनिवर्स का हिस्सा है, वो चीज़ कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, और वो इसी तरीके से एक्सपैंड होती रहेगी, यूनिवर्स एक्सपैंड होती रहेगी, और वो कांस्टेंट जो है इसी तरीके से कंटिन्यूसली मैटर जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से सितारे हैं, गैलेक्सीज हैं, ये नई जो है गैलेक्सियों को जन्म होता रहेगा। जो ओल्ड वन है यानी कि जो पुराने हैं वो उनका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, वो अनऑब्जर्वेबल हो जाएगा। अनऑब्जर्वेबल यानी कि जो चीज़ हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है यानी कि उनका जो रास्ता है, आपस का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, इसका जो कोई बिगिनिंग नहीं थी और ना ही इसका कोई अख्ताम या एंड होगा। बस ये जो है ये कंटिन्यूसली सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है और होता जाएगा। थ्योरी जो थी सर जेम्स जीन्स ने 1920 में दी थी, और बाकी 1948 में जो बॉन्डी थे और थॉमस गोल्ड के साथ मिलकर उन्होंने कोई इसमें से थोड़ी बहुत जो थी वो रिवीजन की थी, रिवाइज की थी, थ्योरी दोबारा से प्रेजेंट की थी,
और बाद में जो फ्रेड हॉयल थे, इन्होंने बेहतर तरीके से जितनी प्रॉब्लम्स थी निकाल के उसको बेहतर तरीके से जो है वो पेश की थी। स्टेडी स्टेट मॉडल की बात करें तो आप देखें कि ये चीज़ जो है ये उसी तरह कांस्टेंट है जिस तरह पहले थी, उस तरीके से इसका साइज़ जो है वो सिर्फ साइज़ वेरिएशन आ रही है, बढ़ता जा रहा है। जबकि अगर बिग बैंग थ्योरी के मॉडल को देखें तो इसमें जो चीज़ थी उसका साइज़ जो है वो भी बढ़ रहा है, बल्कि और डिस्टेंस भी इसके अंदर बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। यहाँ भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है। गैलेक्सीज जो हैं वो जो ख़त्म नहीं हो रही, कोई चीज़ बन नहीं रही, कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, हर चीज़ कांस्टेंट है। जबकि यहाँ जो है वो सितारे डूब भी जाते हैं, नए भी बनते हैं, डिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है जो है वो बिग बैंग थ्योरी से। साइकिलिक थ्योरी जो आप साइकिल का पहिया आप एज्यूम कर लेंगे तो साइकिल का पहिया का वो रुकता नहीं है। फॉर एग्जांपल साइकिल चल रही है तो ये रुकेगा नहीं, तो इसकी एक एंडिंग, इसकी स्टार्टिंग होती है, एक एंडिंग होती है। इस तरीके से ये जो है बिग बाउंस थ्योरी की तरह या ऑसिलेटिंग मॉडल की तरह आप इसको कह सकते हैं कि इसमें जो है यूनिवर्स जो है डिफरेंट एंडलेस साइकिल्स है, यानी कि ख़त्म ना होने वाली जो है ये चल रहा है और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। जिस तरीके से इसका बिग बैंग होता है, एक्सपेंशन होती है, उसके बाद इसका जो बिग क्रंच से एंडिंग हो जाती है। बिग बैंग इज़ द स्टार्टिंग, दिस इज़ बिग बैंग, और ये है इसका बिग क्रंच, यानी कि जो इसकी एंडिंग है। इसको हम ऑसिलेटिंग जो है मॉडल तशबीह दे सकते हैं। और इसमें बहुत सारे जो है आप इसको साइकिलिक भी कह सकते हैं, ऑसिलेटिंग में थोड़ी थोड़ी जो है वो सिर्फ चेंजेस हैं। बाकी ये जो बिग बैंग, बिग बाउंस सॉरी, साइकिलिक और ऑसिलेटिंग तकरीबन ये सेम है। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये देखें आप, ये एंडलेस साइकिल्स चल रही हैं यूनिवर्स की। फॉर एग्जांपल अगर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग है, ये स्टार्टिंग आता है, तो ये यहाँ इसकी एक्सपेंशन होती है, एक्सपैंड हो रही है, और ये उसके बाद इसका इसका जवाल शुरू हो जाता है और यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। अगेन फिर यहाँ से दोबारा शुरू होती है और उसके बाद अगेन ये जो है ये बड़ी होके फिर इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाती है। तो आप ये समझ लें ये इसका बिग बैंग है और यहाँ इसका बिग क्रंच है। तो ये जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ गई होगी। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी क्या कहती है? पल्सेटिंग भी वही यूनिवर्स थ्योरी है जो कहती है कि जो आपकी यूनिवर्स है वो एक तरीके से जन्म हुआ है, फिर इस तरीके से वो बड़ी हुई है और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब यही ये जो है एक्सपैंडिंग हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और ये थ्योरी ये भी कहती है कि हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, बट वो एक्सपैंड नहीं होगी हर टाइम के लिए, मतलब हमेशा के लिए वो एक्सपैंड नहीं होगी। वो एक टाइम आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। अब इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है और हमारे जो स्पेस में जो ग्रेविटी को बनाता है वो बेसिकली हमारा जो एक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वो भी इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, ग्रेविटी जो है बेसिकली इसको कॉज करेगी कॉन्ट्रैक्ट करने में। और एक टाइम आएगा कि ये अभी क्योंकि ये एक जन्म हुआ है और फिर आके ये ख़त्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। बेसिकली ख़त्म का उन्होंने वर्ड नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने वर्ड यूज़ किया। और याद की है कॉन्ट्रैक्शन की, और कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की, एक्सपैंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उन्होंने बात ख़त्म होने की, सिंगुलैरिटी की बात नहीं की। तो इसका मतलब है कि बिग बाउंड से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिलती जुलती है। स्टैटिक है यूनिवर्स या स्टडी है, जो भी आप कहना चाहिए, फिक्स्ड है और ये हमेशा के लिए जो है इनफिनाइट है और ये स्टैटिक रहेगी यूनिवर्स, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यानी कि एक स्टडी स्टेट में, एक बिल्कुल एक साकित स्टेट में वो है, जो चीज़ बन रही है वो बनती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें एक्सपैंड होती रहेंगी। ये भी बात कर रहे हैं कि स्पेस जो है इनफिनाइट एंड द स्पेस इज़ नॉट एक्सपैंडिंग और श्रिंकिंग, मतलब ये बिल्कुल जो है वो एक ही स्टेट में है, ना तो ये बढ़ रही है ना तो ये श्रिंक हो रही है, जैसे है वो वैसे ही है। कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी या क्लोज मॉडल थ्योरी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो अब इनका ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं छोटी सी डायग्राम आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी मैंने, कि आपको एक जो है स्टार्टिंग है इसकी ये, और ये अरूज होता है और ये जवाल हो जाता है, इसको आप क्लोज मॉडल भी कह सकते हैं। यहाँ इसका बिग बैंग हुआ है और यहाँ इसका बिग बाउंस, सॉरी बिग बैंग के साथ ये बिग क्रंच है जो इसका अख्ताम है। यहाँ आपकी शुरुआत है जो बिग बैंग कहलाती है और यहाँ इसका अख्ताम है जो बिग क्रंच कहलाता है। दिस इज़ नोन एज द बिग क्लोज मॉडल थ्योरी। कर रहा है बिग बैंग की और उसके बाद बिग क्रंच की बात कर रहा है, ये वही है क्लोज मॉडल थ्योरी या कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। यूनिवर्स थ्योरी के ऊपर बात करें या ओपन मॉडल थ्योरी पे बात करें, एडविन हबल से, उन्होंने जो है इसकी डेफिनेटली उन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारी जो यूनिवर्स है एक्सपैंड हो रही है और ये जो है ये होती ही रहेगी, यानी कि ये ख़त्म नहीं होगी। बस वो उनका यही कॉन्सेप्ट था, ये एक्सपैंड हो रही है, उन्होंने यही बताया था कि एक्सपेंशन यूनिवर्स थ्योरी यही है। एडविन हबल जो एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने ये बताया था कि जो है वो हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है।
तो ये भी बताते थे कि गैलेक्सी जो हैं हमारी वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो एक दूसरे से उनका डिस्टेंस, उनका जो एरिया है या जो भी आप कहना चाहें वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जाना शुरू हो गई हैं। ऑसिलेटिंग मॉडल थ्योरी वैसे ये इंक्लूड नहीं थी, लेकिन आपको ये जो है नाम कहीं भी आ सकता है, तो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू, आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली ये भी यही कहती है कि बिग बैंग है, शुरू होगा और एंडिंग जो होगी बिग क्रंच से होगी, लेकिन ये और बिग बाउंस जो हैं वो थोड़ा आपस में डिफरेंट है। ऑसिलेटिंग ये कहती है कि ये सिंगुलैरिटी से शुरू होगी और एक सिंगुलैरिटी पे ख़त्म होगी, जबकि बिग बाउंस जो कहती है कि बिग बाउंस बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। बिग बाउंस थ्योरी ये कहती है कि वो एक जगह, एक वो कॉन्ट्रैक्ट, एक शुरुआत ज़रूर होगी, एक पॉइंट से होगी, मतलब वो पॉइंट सिंगुलैरिटी का नहीं होगा कि सारी चीज़ें उसमें जमा हुई हों, बाकायदा यूनिवर्स श्रिंक हो जाएगी, यहाँ से वो एक्सपैंड होगी और एक पॉइंट होगा जिस पे वो श्रिंक होके एक छोटे साइज़ में चली जाएगी। जबकि ऑसिलेटिंग ये कहती है कि एक छोटे सिंगुलैरिटी पॉइंट में सब कुछ टूट के एक सिंगुलैरिटी पॉइंट में आ करके गिर जाएगी और वहीं से फिर इसकी शुरुआत दोबारा होगी और इसी तरीके से दोबारा गिरेगी। बिग बाउंस कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट होगी और फिर एक्सपैंड होगी और ये फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी। हम लोग ओपन मॉडल को देखें, इसमें तीनों मॉडल्स एक्सप्लेन होते हैं, ओपन यूनिवर्स, क्लोज यूनिवर्स और फ्लैट यूनिवर्स। ठीक है जी, तो अगर ओपन मॉडल, ओपन यूनिवर्स की बात करें, ओपन थ्योरी या जो भी आप कहना चाहें, उसकी अगर हम लोग बात करें तो ओपन यूनिवर्स जो मॉडल है ये जो है कंटिन्यू है एक्सपेंशन, और ये कंटिन्यू ही रहेगी और ये होती ही जाएगी, तो ये ख़त्म नहीं होगी, तो एक्सपेंशन हो रही है और होती ही जाएगी। जबकि फ़्लैट मॉडल, इसके बाद हमारे पास आता है फ़्लैट मॉडल। फ़्लैट मॉडल ये कहता है कि बिल्कुल एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है पर स्लो हो रही है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड हो रही है यूनिवर्स, लेकिन हो रही है। और ओपन कहता है कि हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन फ्लैट ये कहता है कि हो रही है पर काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही है। इसके बरक्स अगर हम लोग देखे जाएँ क्लोज मॉडल के, तो इसका जो बिगिनिंग पॉइंट है वो इस जगह के ऊपर है, बिग बैंग, और ये बिग बैंग हुआ है और इसके बाद ये इसकी जो है रूज है और उसके बाद इसको जवाल भी आएगा और ये यहाँ के ख़त्म हो जाएगा। इसको कहते हैं बिग क्रंच। यहाँ से इसका बिग बैंग हुआ है और यहाँ आके ख़त्म हो गया बिग क्रंच। ये हमारी क्लोज मॉडल यूनिवर्स थ्योरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज के लेक्चर में जो 1B लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने सारी जो है थेरीज़ जो हैं कंप्लीट कर ली हुई हैं। तो हमारा जो ये लेक्चर है, लेक्चर 1, ये बेसिक्स का और बेसिक्स की डिटेल्स का, और उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और थेरीज़, ये हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है बेसिकली हम लोग बात करेंगे यूनिवर्स के ऊपर, उसके बाद अगर सोलर सिस्टम की, फिर जो है हम स्टार्स की बात करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से लेकिन डिटेल में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी जो मेरी एफ़र्ट है ये जो आप लोगों के लिए करामा साबित होगी और डेफिनेटली आप लोगों के जो नॉलेज में इजाफा किया होगा। और नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ। उस नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और सबको, इस पूरी दुनिया के मुसलमानों में जितने भी लोग जो इस टाइम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या जो भी हैं, उन सब के लिए आप दुआ कीजिए, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए, और मैं भी दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग इस टाइम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इस टाइम वो जो स्ट्रगलिंग मोड में, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा बेहतरीन कामयाबी से नवाजे। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।